हेलो गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपन अपना अगला लेक्चर। गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया था? तो गाइस आपको याद होगा हमने लगभग आई थिंक 7 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। यस, 7 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। अब अपन स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 8 से। अब हम स्टार्ट करेंगे गाइस पॉइंट नंबर 8 से। नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट नंबर 8 गाइस? तो गाइस पहले एक बार यहां तक जो हमने पढ़ा फटाफट वो अपन यहां तक का रिवीजन कर लेते हैं। गाइस हम लोगों ने लेक्चर 1 जब पढ़ा था तो हमने लेक्चर 1 में सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाई शुड वी स्टडी अ सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी। फिर मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिला दिया था कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ने की क्यों जरूरत है, जो बचपन से आप हिसाब किताब मेंटेन करते आए हो वो अपने को क्यों नहीं चलेगा यहाँ पे। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा? मैंने 3 टर्म पढ़ाए थे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। उसके बाद गाइज मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको उसके बाद यूजर्स पढ़ाए थे। यूजर्स में याद होगा कोड बताया था म्याऊ, और क्या बताया था? सीबीआईजी रेड प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था गाइस? मैंने आपको क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। उसके बाद गाइस जब हम आगे आए तो मैंने आपको गुड्स की पूरी डेफिनेशन क्लियर करवाई। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट मतलब स्टोरी ऑफ एक्सपेंडिचर बताई, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड एक्सपेंस बताया। उसके बाद एसेट का भी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है। फर्दर क्लासिफिकेशन का मतलब है करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। गाइज अब आज हम उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक या दो जो आपकी मेरे पास मैसेज के थ्रू और ऑनलाइन जो क्वेरी आई थी, एक क्वेरी थी बेटा जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। जब मैंने आपको यूजर्स पढ़ाया था तो यूजर्स में बेटा मैंने आपको ये बोला था कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं और नीचे एक कंज्यूमर भी था। तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन आया कि सर ये जो यूजर है और ये जो कंज्यूमर है ये दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है हमें, दोनों में फर्क क्या है? तो मैंने कहा दोनों में फर्क अकाउंटेंसी में स्पेसिफिकली जो मैंने पढ़ाया उसके रिस्पेक्ट में फर्क ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं जो ये अकाउंटिंग का डेटा मेंटेन किया है ना अपने रिकॉर्डिंग में, क्लासिफिकेशन में, समराइजेशन में, ये सारा का सारा डेटा कौन कौन लोग यूज लेते हैं? आ रहा समझे? जब मैं नीचे आपको कंज्यूमर पढ़ाता हूं तो कंज्यूमर में वो लोग आते हैं जो लोग ऑर्गेनाइजेशन, अब ध्यान से देखना, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोवाइड करी हुई गुड्स या सर्विस है उन लोगों का यूज कर रहे हैं, उन चीजों का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क आ गया। यूजर मतलब मैं अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कौन कौन डेटा यूज करेगा। कंज्यूमर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बेचे हुए प्रोडक्ट या सर्विसेज का यूज लेता है। क्लैरिटी है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस 2 टर्म और थे जो मैंने कहा था हम थोड़ा सा भी रैपअप करेंगे। इन 2 टर्म्स को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, क्या कहते हैं। 2 टर्म्स में सबसे पहला टर्म बेटा जो अभी आज अपन पढ़ने वाले हैं, या दोनों को एक साथ ही दिखा देता हूं मैं। लाइबिलिटी क्या है बेटा? टर्म का नाम, टर्म का नाम क्या है? टर्म का नाम है बेटा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं, व्हाट डज दिस लाइबिलिटी स्टैंड्स फॉर, ये लाइबिलिटी का मतलब क्या है? तो मैंने कहा यार जैसे आपके पास एसेट होता है, मतलब ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर में, जिससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है, वैसे ही एक लाइबिलिटी भी होती है। एक काम करते हैं, लाइबिलिटी को डिटेल में यही रिसर्च कर लेते हैं ताकि दिमाग से कोई टेंशन ही मतलब रहे ना और सारी टेंशन ही हट जाए। ठीक है? लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। क्या बेटा? लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन? फ्यूचर ऑब्लिगेशन। सर एग्जाम्पल अभी दे देते हैं बेटा, अभी एग्जाम्पल दे देते हैं। मैंने कहा तुम एक एसी के शोरूम में गए और तुमने एसी के शोरूम में जाके कहा कि भाई साहब ये एसी दे दो हमें। दुकानदार ने, ठीक है यार ये लो, दुकानदार ने क्या कहा? लो यार ये लो एसी। तुमने कहा यार अपन तो एक दूसरे को जानते हैं, अभी तो यार थोड़े पैसे की तंगी चल रही है, मैं पैसे आपको 1 वीक में लौटाऊंगा। क्या बोला? 1 वीक में लौटाऊंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर बंदे के लिए, ये जो दुकान वाला है, ये जो दुकान वाला है, शॉपकीपर जो है, कहना है इसे, ये जो शॉप वाला है ये क्या हो गया बेटा? ये एक लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई बेटा? लाइबिलिटी। अरे भैया ये लाइबिलिटी है ना, क्योंकि 1 वीक बाद लौटाना है, मतलब फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर में हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो देना है।
तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो गई मेरी। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्या होती है बेटा? लायबिलिटी। आ रहा समझे? और ये जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक आउटफ्लो होता है। कौन सा आउटफ्लो होता है मेरे प्यारे बच्चों? इकोनॉमिक आउटफ्लो। मतलब हमारे यहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट जाएगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? बेनिफिट जाएगा। क्लैरिटी है बेटा इसमें? तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों यहां तक का स्टोरी क्या हो गया? हमारे दिमाग में सेट हो गया। ठीक है, यहां तक का स्टोरी क्या हो गया बेटा? मेरे दिमाग में सेट हो गया। तो गाइज मैं एक और चीज बता देता हूं। जैसे अभी बच्चों ने जो मैंने अभी क्वेश्चन लिया, ये बाकी क्वेश्चन तो कुछ आंसर कर देते हैं और कुछ जो ऐसा लगता है नहीं यार सबके साथ डिस्कस करना चाहिए वो कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। इन केस अगर आपको लगे कि यार कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो? मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो बेटा? मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो आप या तो मुझे, बट ये ध्यान रखना बेटा व्हाट्सएप ही करें, क्योंकि क्या होता है बेटा मैं ना लेक्चर में रहता हूं तो कई बार फोन उठा भी नहीं पाता और फोन से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। सो मैं जब भी फ्री होऊंगा आपकी उस प्रॉब्लम का आंसर दे दूंगा। नंबर एक। नंबर दो, आप चाहो अगर आप ऐप के थ्रू ये कोर्स देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि ऐप में फोरम है एक, उस फोरम में जाके आप, चैट सिस्टम है और वहां पे आप क्या कर सकते हो? वहां चैट पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हो तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो मोड तो आपके पास ऐसे अवेलेबल है। एक पब्लिक मोड भी है, आईपीए इंस्टीट्यूट नाम से यूट्यूब चैनल भी है अपना। तो आईपीए इंस्टीट्यूट में यूट्यूब चैनल भी है। तो अगर वहां पे आप कोई लेक्चर देख रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पे भी कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। आ रहा समझे? आप यहां पे भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। ये आपको मैंने 3 मोड बता दिए, आप इन 3 मोड से मुझे रीच कर सकते हो। 3 में से कोई सा भी आप यूज करो आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिपेंडिंग अपॉन द क्लास शेड्यूल एंड एवरीथिंग, थोड़ा बहुत जो रिप्लाई टाइम है वो डिफर हो सकता है, अदरवाइज आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है गाइज? तो ये एक मोड हो गया। तो मैंने कहा गाइज लाइबिलिटी वाला फंडा अपने दिमाग में क्लियर है। लाइबिलिटी वाला फंडा अपने दिमाग में क्लियर है कि लाइबिलिटी का चक्कर क्या है। मैं नीचे कर देता हूं ताकि ऊपर वाले में थोड़ा मिक्सअप ना हो तुम्हारे। क्या लाइबिलिटी का क्लियर है बेटा? लाइबिलिटी देखो अभी भी बची है थोड़ी। तो लाइबिलिटी क्या बोला मैंने? अभी भी बची है थोड़ी। तो लाइबिलिटी थोड़ी बची है। कैसे बची है यार? जैसे हमने एसेट को डिफाइन किया था ना, जैसे मैंने कहा लाइबिलिटी को इतना तो हमने डिफाइन कर दिया कि लाइबिलिटी हमारे लिए एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका हमें फ्यूचर में क्या करना है? कोई ना कोई बेनिफिट आउटफ्लो करना है, मतलब कोई ना कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो करना है। वहां बेनिफिट इनफ्लो होता है या बेनिफिट आउटफ्लो होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर तुमसे डिस्कस करूं, मैंने कहा लेट्स से आप गए और आपने अपनी किताबें उधार पे खरीदी, तो वो दुकानदार तुम्हारे लिए क्या है बेटा? एक लायबिलिटी, क्योंकि भविष्य में उसको कुछ देना ही है, आना नहीं। मैं यही कल बता रहा था कि घर में भी जब आप देखते हो कई बार ऐसे, अगर फादर मदर कोई कॉमर्स से हैं तो कई बार ऐसा बोल देते हैं, अरे यार तू तो हमारे ऊपर लायबिलिटी। मतलब क्या है? तुम कोई काम के ही नहीं। समझ में आ रहा? तुम्हें भी कभी किसी को बोलना हो काम के नहीं हो, उसको बुरा लग सकता है, टेक्निकली बोल दो लायबिलिटी है भैया तू। और जहां से बेनिफिट आना है वो क्या है बेटा? हमारा इकोनॉमिक, हमारा जहां से बेनिफिट आना है, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो होना है, वो हमारे लिए क्या है? एसेट। तो ऑलवेज ट्राई टू बी एसेट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट द लाइबिलिटी। क्लियर है? अब मैंने कहा यार ये जो लाइबिलिटी है ना, इसका भी क्लासिफिकेशन है। इसका भी क्लासिफिकेशन है। कैसे? मैंने कहा जब मैं कहता हूं लाइबिलिटी, तो मैंने कहा लाइबिलिटी तो मैं इतना तो बता ही चुका हूं कि ये हमारे लिए क्या है बेटा? इकोनॉमिक आउटफ्लो इन फ्यूचर। इकोनॉमिक आउटफ्लो इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में इकोनॉमिक आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है भविष्य में? इकोनॉमिक आउटफ्लो हो रहा है। अब मैंने कहा ये जो इकोनॉमिक आउटफ्लो था ना, ये जो लाइबिलिटी थी, हमने इस लाइबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। हमने इस लाइबिलिटी को क्या किया गाइस? 2 पार्ट में बांटा। हमने कहा लाइबिलिटी करंट भी हो सकती है, लाइबिलिटी करंट भी हो सकती है, दैट इज करंट लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी आपकी क्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों? नॉन करंट भी हो सकती है।
तो लाइबिलिटी कैन बी करंट एंड लाइबिलिटी कैन बी नॉन करंट, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है बेटा फंडा? तो मैंने कहा यार इकोनॉमिक आउटफ्लो जो फ्यूचर में होता है ना, तो हम कहते हैं वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है। अब समझने की कोशिश करें। मैंने कहा व्हाट इज करंट लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, अभी थ्योरेटिकली बता देता हूं। विच इज टू बी पेड विद इन 1 year from the end of from the end of करंट ईयर। समझ में आ गया? मतलब जो करंट ईयर है, जो हमारा करंट ईयर है गाइस, उसके खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर देनी है। अभी समझाता हूं मैं प्रैक्टिकली, पहले यहां पे भी डेफिनेशन लिख दूं। विच इज टू बी पेड, विच इज टू बी पेड आफ्टर 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ करंट ईयर। मतलब हमें करंट ईयर जो है उसके खत्म होने के 1 साल के बाद पे करनी। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो बेटा, बिना एग्जाम्पल के नहीं जाएगा, रट्टा मार लोगे। देखो बेटा, क्लियर है? अब सुनना। मैंने कहा तुमने क्या किया, 10 एसी का बल्क में ऑर्डर दिया। कितने का? 10 एसी का। पर दुकान वाले की भी देखो माल बिक नहीं रहा था, कंपटीशन है। भैया तुमने कहा एक एसी है, देखो लेट्स से 30,000 रुपए का, बोले कि टोटल पेमेंट कितने का हुआ, बोले 3 लाख रुपीज का। तो तुमने कहा भैया 10 तो लेने हैं, बट मैं आपसे ही क्यों लूं? बोले पड़ोस की दुकान वाला तो मुझे क्या कह रहा है, अभी कर दो पेमेंट 1 लाख, अगले साल कर देना 1 लाख, और जो बचा हुआ 1 साल वो कब कर देना, उसके भी अगले साल। तो बोले मेरे को तो ऐसा ऑफर मिल रहा है। तो अब हमने कहा, आप समझने की कोशिश करना लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने कहा भैया 3 लाख रुपए हमें देने थे, उसमें से एक तो हमने अभी दे दिया करंट ईयर में, बचा कितना, 2 लैक्स। तो मेरी लायबिलिटी कितने की हुई, 2 लैक्स की। मेरी लायबिलिटी 3 लाख की नहीं होगी, क्योंकि 1 लाख तो मैं पेमेंट कर ही रहा हूं अभी। भविष्य में, फ्यूचर में कितना करूंगा, 2 लाख। तो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा वो कितना है, 2 लैक्स। अब मैंने कहा 2 लाख में से जो मेरी करंट लायबिलिटी है, मतलब जो विद इन 1 ईयर होगी, मतलब अगले 1 साल के अंदर अंदर जो मुझे पेमेंट करना है, वो इसमें से कितना है बेटा, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए तो मेरी हो गई करंट लायबिलिटी। और बेटा जो 1 लाख मुझे अगले साल भी नहीं देना, मतलब 1 साल के बाद देना है, वो मेरी हो गई मेरे प्यारे बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया ऐसे। तो क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लायबिलिटी, नॉन करंट, करंट, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, दिमाग में सेट हो गया? एक और पॉइंट लिखवा देता हूं 9th वाला, या चलो वो इनकम वाला आगे करते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअली और ज्यादा क्लियर हो जाओ। पहले उसको कॉपी करो बेटा।
सो गाइज यहां तक कॉपी हो गया होगा, पॉज करके आपने कॉपी कर लिया होगा। मैंने हर स्लाइड पे 30-30 सेकेंड्स दिए थे। अब आओ बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बोला मैंने? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब गाइज सुनो, इसका नाम है, और इसका पहले लॉजिक आपको बता देता हूं। मैंने कहा, आपको याद होगा मैंने जब लेक्चर 1 लिया था, ठीक है, और याद रखना मैंने जैसे पहले कहा था कि ऐसा नहीं है कि आज जैसे आप बुक अगर उठाते हो और अगर आप चैप्टर नंबर 1 खोलोगे तो चैप्टर नंबर 1 में उन्होंने बता रखा है कि अकाउंट्स के एडवांटेज क्या हैं, अकाउंट्स के डिसएडवांटेज क्या हैं, अकाउंट आर्ट है कि साइंस है। तो गाइज आई एम नॉट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि यार सर वो चीज अभी नहीं करा रहे, मैंने अनाउंस भी किया था पिछले लेक्चर्स में। तो गाइज उसका कराने नहीं कराने का स्पेसिफिक कारण क्या है? यार बच्चे को अभी तक यही नहीं पता कि अकाउंटिंग अकाउंटेंसी क्या होती है, उसको बेसिक चीजें ही नहीं पता, और आप उसको बोल रहे हो कि जज करो कि बताओ ये क्या है। तो मैं बेटा वो चीजें अभी बताऊंगा तो आप रट्टा मार लोगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ले रहा हूं, बेस क्रिएट कर रहा हूं, और उसके बाद वो चीजें तो आप अपने आप बता दोगे। और मैं इस लेवल पे लेके आ जाऊंगा कि वो आंसर तो आप अपने आप दे दोगे, बट आज अगर अभी पढ़ोगे आप उसके हिसाब से तो क्या होगा, आप रट्टा मारोगे, क्योंकि अकाउंट्स तो अभी समझना बाकी है। पहले बेसिक अकाउंटिंग समझेंगे, उसके बाद अपन जजमेंट पे जाएंगे, एनालिसिस पे जाएंगे कि यार हमें क्या लगता है। क्लियर है बेटा फंडा? तो मैंने कहा, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कहा था कि यार आपका जो तरीका है हिसाब किताब करने का, वो तरीका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों कहा भैया ऐसा? हमने क्यों कहा आपका तरीका नहीं चलेगा? कोई दुश्मनी है? नहीं। हमने कहा यार आपका जो हिसाब किताब का तरीका है वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। और वहां पे एक इंग्लिश में टर्म बोल दिया था मैंने, स्टैंडर्ड। मैंने कहा था स्टैंडर्ड तो सेम रहना चाहिए ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड सेम कैसे रहता है? मतलब तुम जो करो वो उसको वो भी वैसे ही करे, तुम जो करो उसके समझ में आए, वो जो करे तुम्हारे समझ में आए। तो ऐसा क्या कैसे होगा मुझे बताओ ना। तुम जब स्कूल जाते हो तो तुम्हारी सब बच्चे एक ही ड्रेस में दिखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है स्कूल की। अब क्योंकि जस्ट यूनिफॉर्म है स्कूल की, चलेगा क्या? स्कूल में रूल्स है भैया, प्रिंसिपल बना रखे हैं कि ऐसा करना है, मतलब ऐसा करना है। तो कहने का मतलब है अगर आप चाहते हो अकाउंटिंग भी सब लोग एक जैसी करें, तो इसका मतलब अकाउंटिंग में भी क्या होंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? समझ में आ गया होगा। दे आर सेट ऑफ रूल्स। क्या है बेटा? सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स हैं, मतलब ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं अकाउंट्स में। क्या करना है? ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं अकाउंट्स में। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये रूल आए कहां से? कौन लेके आया इन रूल्स को? कैसे पता पड़ा कि ये रूल बन गए? तो मैंने कहा भैया रूल के ना 2 सोर्स हैं। रूल के 2 सोर्स हैं, और वो 2 सोर्स कौन से हैं? मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों 2 सोर्स है। नंबर 1 एक तो है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और एक को मैंने बोला अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब जो रूल हैं वो 2 चीजों से बने हुए हैं, एक तो कॉन्सेप्ट और एक कन्वेंशन। मैंने कहा व्हाट आर कॉन्सेप्ट्स? तो मैंने कहा अजम्पशंस। अजम्पशंस ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। यार जब अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, याद करो ये अकाउंटिंग बुक कीपिंग का चक्कर क्या है? मैंने कहा ये तो मैनमेड है, लोग व्यापार करने लगे, उनको पता पड़ने लगा कि यार हमें ये चीज रिकॉर्ड करनी है, नहीं तो याद नहीं रख पाएंगे, हमें इस चीज को क्लासिफाई करना है, नहीं तो हम टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो कहने का ऐसा मतलब है ये जो अकाउंटिंग है ना, ये अकाउंटिंग नीड बेस्ड है मेरे प्यारे बच्चों। तो अकाउंटिंग जब बनी तो अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट बनाए गए, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। तो बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो सेट ऑफ रूल्स है, वो अजम्पशंस जिस पे पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। आ रहा समझे? अब हुआ क्या, मैंने कहा बिजनेस एक लेवल पे तो नहीं है, धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है। जैसे जैसे बिजनेस में तरीके में बिजनेस का ग्रोथ का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों?
वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो अब अकाउंटिंग कन्वेंशन पिक्चर में आए, आ रहा समझ में? डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम by the enterprise, developed over a period of time by the enterprise। कहने का मतलब क्या है सर आपका, अभी समझा देते हैं बेटा, 2 सेकंड में क्लियरिटी आ जाएगी। डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द एंटरप्राइज। सर कहने का मतलब क्या है, आप समझो। यार ऑर्गेनाइजेशन ने, यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, थ्रू देयर एक्सपीरियंस, थ्रू देयर एक्सपीरियंस। अब समझने की कोशिश करें, अकाउंट्स में जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी रूल्स हैं, जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी आदमी अकाउंटिंग करेगा इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। तो जब वो रूल बने हुए हैं तो हर आदमी उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा, तो सबका एक स्टैंडर्ड के क्या होगा, अकाउंटिंग सबकी एक स्टैंडर्ड में रहेगी। मैंने अकाउंटिंग जैसे की है, सामने वाले ने भी वैसे की है, तो मैं उसका भी समझ पाऊंगा। मैंने भी उसी रूल्स के बेसिस पे की है जो सामने वाले को आते हैं, तो सामने वाला भी मेरा समझ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रूल्स आए कहां से? मैंने कहा कुछ तो वो रूल्स थे जब अकाउंटिंग बनी तब से ही है, बेसिस है, वो तो बेस है जिनके बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग बनी है। और मैंने कहा कुछ कन्वेंशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जब कंसिस्टेंट यूज किया, ये अकाउंटिंग फॉलो करना चालू किया, तो अपने एक्सपीरियंस से डिराइव किया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि यार हमें लगता है अगर ये चीज हो ना तो और भी बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, अगर अकाउंट्स में ये और चीज आ जाए तो बढ़िया मजा आ जाएगा। तो भैया अकाउंटिंग में दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, अल्टीमेटली जिनकी वजह से पूरे के पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। गाइस मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 99% बच्चों को ये चीज आती नहीं है। तो ये बेस क्लियर करना अपना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा थियोरेटिकल था बट फिर भी कवर करा दिया। अब देखो सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने जो हमने पढ़ने, बेटा अपने को टोटल पढ़ने 15 से 16। कितने पढ़ने? 15 से 16। बट अपन 15 से 16 एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अपन लगभग 6 to 8 पढ़ेंगे। आ रहा समझे? उसके बाद हम एक चैप्टर उठाएंगे जो उन 6 पे बेस्ड होगा ताकि उनका यूजेज आ जाए। उसके बाद 2-3 और पढ़ेंगे, फिर चैप्टर, फिर 2-3 और पढ़ेंगे। ग्रेजुअली हम लोग ऐड करेंगे ताकि सारे प्रिंसिपल दिमाग में क्या हो बेटा, ओवरलैप ना हो। बट अब वो समय आ गया जब अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल 1 पे आए, तो मैं ऐसे लिखवाऊंगा AP1। कैसे लिखवाऊंगा? AP1। इससे क्या, जब भी मैं कहूं यार 6 प्रिंसिपल के बाद मैंने कोई चैप्टर कराया, फिर मैंने कहा अब लिखो, तो तुम वहां लिखना AP7, ताकि आपको याद रहे पहले कितने लिख के आए हो आप, 6। तो मैंने कहा सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने कहा था आगे पढ़ाऊंगा, मैंने तुम्हें कहा था ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी की सारी चीजें कौन सी होती हैं? जो कि मनी में मेजर की जाती है। किस में मेजर की जाती है? मनी में। अभी बताता हूं। नाम है इस प्रिंसिपल का मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्या है बेटा? नाम है इसका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डज दिस मीन यार? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, होता क्या है ये? मैंने कहा अभी बता देते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब है वी हैव टू, इन अकाउंट्स लिख देते हैं, इन अकाउंट्स we will record only and only those transactions, in accounts we will record only those and those transactions which can be measured in terms of money, which can be measured in terms of money। आ रहा समझ? मतलब भैया यहां पे वही और सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनको आप मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेजर कर सकते हो। ऐसी चीज जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता वो अकाउंट्स में आएगी भी नहीं। याद करो, वो डेफिनेशन याद आ रही है? अभी देखो, अभी दिखा देते। ये देखो, यहां पे उस दिन मैंने ये छोटा सा लिखा होगा मनी में मेजर,
मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो मनी में मेजर हो सकती हैं। तो आज आपको इसका लॉजिक मिल गया, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा यार हमारा प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है बेटा? हमारा मनी मेजरमेंट। क्या कहता है मनी मेजरमेंट? मनी मेजरमेंट सीधी सी बात कहता है अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें मेजर होंगी, अकाउंट्स में वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होंगी। सर एग्जांपल दो, सर एग्जांपल दो। अभी दे देते हैं बेटा, 2 एग्जांपल देते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने जब तुम्हें अकाउंटिंग पढ़ाया था और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस बताया था, तो मैंने तुम्हें कहा था कि 3 ब्रांचेज हैं अपनी, जयपुर, मुंबई और दिल्ली। याद आ रहा है कुछ? 3 ब्रांचेज हैं, जयपुर, मुंबई और दिल्ली। मैंने कहा जयपुर तो जबरदस्त कर रही है और मुंबई और दिल्ली बेकार कर रही है। क्या बोला मैंने? जयपुर तो जबरदस्त कर रही है और मुंबई और दिल्ली बेकार कर रही है। तो भैया कंपनी ने बोला कारण क्या है? तो पता पड़ा भैया यहाँ तो महेंद्र सिंह धोनी है, यहाँ पे शाहरुख खान है और यहाँ पे कौन है? प्रेम चोपड़ा है। ठीक है, अब हुआ क्या? कंपनी ने कहा भैया इन लोगों को तो स्क्रैप करो। कंपनी ने क्या कहा? इन लोगों को तो स्क्रैप करो, हटाओ और एमएसडी को रखो। अब क्या हुआ? एमएसडी ने कहा भैया मेरा तो अभी मन नहीं है, मैं तो तुम्हारी कंपनी में काम करना ही नहीं चाहता एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब मुझे बताओ क्या इससे कंपनी का नुकसान है कि नहीं है? सोचो, क्या इससे कंपनी का नुकसान है या नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, 99% बच्चा तो सोचेगा कि यार नुकसान है सर, रिकॉर्ड करो, नुकसान होगा इसके जाने से। मैंने कहा बेटा देखो अकाउंट्स में कोई भी चीज एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे नहीं हो सकती। मतलब एमएसडी जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए? अरे भैया नुकसान, आप कैसे निकालोगे नुकसान कितना होगा? आपको लग रहा है उसके जाने की वजह से हो सकता है नुकसान हो सकता है आपने ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बना लिया, आपका प्रॉफिट तो डबल हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? डबल हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा है यार, आप लोग है ना ऐसे 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि यार ऐसा होगा ही होगा। तो जिन चीजों को, मतलब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। कौन सा एस्पेक्ट है? क्वालिटेटिव। तो अकाउंट्स में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं आता। आ रहा सुनने? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं आता। आ रहा सुनने? सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जिनको हम क्वालिटेटिव टर्म्स में कह सकते हैं बट हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं आता? कोई कारण तो होगा। मैंने कहा यार सीधी सी बात है, अब देखो आप मेजर नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम क्या होगी? रिलायबल नहीं आएगा, रिलायबिलिटी नहीं आएगी यार, रिलायबिलिटी नहीं आएगी ना। अरे यार आज अगर कोई यूजर हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है तो वो इसलिए देखता है क्योंकि अकाउंट्स रिलायबल है, एक उसको सही पिक्चर बताएगा मेरे बिजनेस की। बट अगर बिजनेस में मैंने अकाउंटिंग करते वक्त कुछ ऐसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड कर लिए जिनको मैं ढंग से मेजर ही नहीं कर पाता, तो आपको लगता है यूजर मेरे इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलायबल मानेगा? वापस 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 मैंने कहा अगर हम हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा डेटा रिकॉर्ड करें जो कि क्वालिटेटिव हो, मतलब जिनको हम ये तो कह सकते हैं हाँ यार ये होता तो अच्छा होता, बट उनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो अब कल को कोई कंपनी कह दे यार नुकसान तो 10 करोड़ होगा, कोई कहे 100 करोड़ होगा, कोई कहे 10,000 करोड़ होगा, तो भैया रिलायबिलिटी क्या है जो आप फिगर ले रहे हो? तो ऐसे तो जो आदमी आपके अकाउंट्स देखेगा उसको भरोसा ही नहीं रहेगा। तो अकाउंट्स में क्या है? ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में। आपने एक एसी खरीदा भैया, पता है हमने कितने का खरीदा? 30,000 का, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? रिकॉर्ड। क्यों रिकॉर्ड हो जाएगा? बिकॉज कैन बी मेजर्ड इन मनी, कैन बी मेजर्ड इन। आपको पता है कि भैया आपने एसी लाने में जो खर्चा किया वो खर्चा कितना है? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने एसी लाने में कितना खर्चा किया? 30,000, और वो आपके पास है भैया। अब मैंने कहा रिलायबिलिटी की बात करते हैं। ये रिलायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे रिलायबिलिटी क्रॉस क्रॉस लगा दिया, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। वाई इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड? बिकॉज इट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज इट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते, तो लिखोगे कैसे? किस वैल्यू पे लिखोगे? स्टोरी समझ में आ गई बेटा? पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पहला रूल क्या है? अकाउंट्स में वही चीजें आप रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मनी के टर्म्स में आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? आप उसको मेजर कर सकते हो। ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जिसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं होगा, भले ही कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। इन शॉर्ट क्वालिटेटिव चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, क्वांटिटेटिव चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। क्लैरिटी है? पहले ये वाला कॉपी करो, फिर करते हैं एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहले ये तक वाला कॉपी करो बेटा।
सो गाइज आई होप आपने पॉज करके यहां तक अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। गाइज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कॉपी करते वक्त नो शॉर्टकट, कॉपी करते वक्त नो शांत पट्टी। ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कॉपी करने का मतलब कॉपी करने का। अब आते हैं बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 पे। किस पे आते हैं बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2। क्या कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 2? नामकरण करते हैं पहले। नाम है इसका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बेटा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल लिख लो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है ये समझने की कोशिश करो। क्या कहता है ये समझने की कोशिश करो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है। सो द लाइफ ऑफ बिजनेस, क्या बोला बेटा मैंने? लाइफ ऑफ बिजनेस, समझाऊंगा फिर, पहले लिख देता हूं। द लाइफ ऑफ बिजनेस is divided into small periods। क्या बोला? The life of business is divided into small period and each period is called accounting period and each period is called accounting period। कहने का मतलब यह है, पहले अपन समझेंगे। मैंने कहा लेट्स से ये क्या चल रहा है, लेट्स से 2021, ये क्या 2080। तो मैंने कहा लेट्स से ये एक बिजनेस है, ओके, ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस की लाइफ कितनी है देख के बताओ। एक बिजनेस चालू हुआ 2021 में और वो बिजनेस बंद होगा 2080। लेट्स से अज्यूम मान रहा हूं, ऐसे पता तो किसको है। तो मैंने कहा बिजनेस लाइफ यहां पे 60 इयर्स है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी है? 60 इयर्स, 60 साल। 60 इयर्स की मेरी बिजनेस की लाइफ है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, मैं 60 इयर्स का एंड में बताऊं कि यार पूरे 60 इयर्स में जो प्रॉफिट कमाया ना, वो ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया 1 करोड़ रुपए। कितना कमाया? 1 करोड़। अब ओनर को हमने बताया देखो 60 साल आपने धंधा किया ओनर साहब और आपने 1 करोड़ रुपया कमाया। ओनर ने कहा बस 1 करोड़ ही कमाया, मैं तो दिन रात लगा रहता था, इससे बढ़िया तो मैं नौकरी कर लेता। तो हमने कहा भाई साहब 1 करोड़ नहीं, आप तो 1000 करोड़ कमा सकते थे। उसने कहा कैसे? मैंने कहा बीच में कुछ ऐसे ईयर्स थे आपने जो ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से मैनेज नहीं किया। तो 2080 में अब ओनर को पता पड़ा कि यार ऐसा हुआ था, अगर वहां में थोड़ा सा विजिलेंट रहता, थोड़ा सा ढंग से इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कर लेता, तो मेरा बिजनेस हजारों करोड़ों का प्रॉफिट कमाता। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये 60 इयर्स के बाद जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनली उसको इंटरप्रिटेशन होके मिला, क्या सही किया क्या गलत किया, उसके काम आएगा? नहीं। तो इसलिए ये जो टोटल बिजनेस लाइफ है, इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। आरस में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। और वो टुकड़ा जनरली क्या होता है? 1 ईयर का होता है। कितने का होता है बेटा? 1 ईयर का, 1 साल का। तो 1 साल में हम ये चेक करते हैं, 12 महीने में, 12 मंथ्स में हम ये चेक करते हैं। हर 12 महीने बाद फाइनली एक प्रॉफिट निकलता है। उस प्रॉफिट को देखने के बाद ओनर क्या करता है? उसका पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करता है। याद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। इंटरप्रिटेशन एनालिसिस याद है? अरे भैया कौन अच्छा कर रहा है, यहां धोनी है इसलिए प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक काम करो वहां दोनों जगह भी धोनी को लगा दो, करोड़ों का प्रॉफिट होगा, अरबों का प्रॉफिट होगा। तो अगर वो 1 साल के बाद एनालिसिस किया तो पता पड़ा ना। 60 इयर्स के बाद एक साथ एनालिसिस करोगे, कुछ फायदा होगा क्या? तो इसलिए अकाउंटिंग बनाने के वक्त ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया गया था, एक ऐसा प्रिंसिपल बना दिया गया था, नाम था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल।
कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को, जो भी पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ है, उस बिजनेस को, उस इकोनॉमिक लाइफ को हम छोटे 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 टुकड़ों में बांट देंगे। हर एक जो छोटा टुकड़ा होगा उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे, और हर एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद हर एक अकाउंटिंग पीरियड की रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा, समरी बनेगी, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस होगा और कम्युनिकेट होगा, ताकि जो बेनिफिट है एक्चुअल अकाउंटिंग का वो भी तो मिलना चाहिए ना भाई। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा का पूरा एग्जांपल दे दिया मैंने। तो सिचुएशन कौन सी बेटर है, दिस इज बेटर एंड दिस इज नॉट बेटर। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में ऐसा गोला गोला बना के लिख भी लेना कि क्यों मैंने बेटर बोला, लॉजिकली लैंग्वेज वाइज मैंने आपको लिखवा दिया है। प्लीज कॉपी करो बेटा ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या पीरियोडिसिटी को। सो गाइस अब सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे दिमाग में सेट हो गया सारा का सारा काम, समझ में आ गया हमने क्या क्या पढ़ा बेटा आज के लेक्चर में। हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले तो लाइबिलिटी पढ़ी, लाइबिलिटी को क्लासिफाई किया करंट और नॉन करंट। फिर मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, और प्रिंसिपल किससे बना है, कॉन्सेप्ट से और कन्वेंशन से। कॉन्सेप्ट बताया, कन्वेंशन पढ़ाया बताया, और दो मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ाए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। गाइस यहां तक अच्छे से रिवाइज करना, ये अकाउंटिंग का बहुत बेसिक है। कल का एक ऐसा लेक्चर और होगा जहां पे अपन लोग और ये प्रिंसिपल वाला पार्ट और कैरी करेंगे। तो आप यहां तक पढ़ के रखोगे तो अपने को आगे प्रिंसिपल समझ में आएंगे, और हर एक का प्रैक्टिकल यूज है, हर एक का प्रैक्टिकल यूज है। आपको सवाल आता होगा कि यार ये प्रॉफिट हर बार साल का क्यों बनता है, तो ये प्रिंसिपल आपका पूरा आंसर हो गया। इस प्रिंसिपल का सोर्स है बेसिकली। क्लियर है बेटा फंडा। सो गाइज अब अपन क्या करेंगे, इसमें हम अब क्या करेंगे बेटा, अगले लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट आपको जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं रिवीजन करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा 100% कॉन्फिडेंस है पूरा का पूरा लेक्चर में। ओके गाइस, तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।